Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एक नया चैप्टर है। पिछले चैप्टर्स यकीनन आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। अगर आपको उन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर और लाइक करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये है कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ये सवाल एक छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत ही कीमती क्वेश्चन, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस होती है वो इसी क्वेश्चन से शुरू होती है। अगर आपको यही नहीं पता कि केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों होते हैं, एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, एटम एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं, तो फिर आप केमिकल बॉन्ड्स को कैसे पढ़ेंगे। गौर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ क्या हैं? पहाड़ बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस का नतीजा है, जिसमें एलिमेंट्स अलग अलग भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में ही होते हैं। तो जितने भी हमारी ज़मीन पर, पहाड़ पर, इवन के हवा के अंदर जो आप मटेरियल्स देख रहे हैं, ये सब के सब केमिकल कॉम्बिनेशन का नतीजा है। हत्ता कि आप खुद भी जब आप अपने आप को देखें और अपने आप पर गौर करें तो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, सॉल्ट्स एंड वाटर, यानी इस बेसिक चीज़ों में भी देखें तो बॉन्ड्स ही बॉन्ड हैं। अगर आप अपने आप को देखें तो आपके अंदर लोहा नहीं पाया जाता, पर आप कहते हैं हमें आयरन है या हमें आयरन की कमी है। असल में हमारे अंदर वो आयरन अपनी प्योर स्टेट में मौजूद नहीं है, बल्कि वो आयरन के कंपाउंड्स की स्टेट में है, आयरन के कंपाउंड्स की स्टेट में है। यानी आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसके कॉम्बिनेशंस लेने पड़ते हैं। यानी अगर आप में आयरन की कमी है तो आप जाके लोहा नहीं खा सकते, बल्कि आपको आयरन के डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशंस की वजह से बनने वाले जो नए कंपाउंड्स हैं वो खाने होंगे और या पीने होंगे शरबत की शक्ल में, जो डॉक्टर आपको लिख कर देता है। तो तब आपकी बॉडी दोबारा से अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगी। तो आपको एक बात समझ में यहाँ पर इतनी सी ज़रूर आ गई होगी कि केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर हैं और वो इंतहाई अहम है। इसलिए ये जानना कि आखिर ये केमिकल कॉम्बिनेशन होते ही क्यों हैं। एलिमेंट्स अकेले अकेले आज़ाद ज़िंदगी बसर कर लें तो ऐसा क्यों नहीं करते, या वो ऐसा क्यों करते हैं कि हमेशा ज़्यादातर कंपाउंड्स की शक्ल में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो एराइज हुआ है उसका आंसर लेते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड, वो बॉन्ड होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन इंतहाई आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि बॉन्ड इज एक्चुअली अ फोर्स। भाई कौन सी फोर्स है? विच होल्ड्स द एटम टुगेदर, यानी एटम्स को आपस में जोड़ कर रखने वाली ताकत का नाम बॉन्ड है। तो दोबारा से बात कर लेते हैं कि ऐसी ताकत जो कि एटम्स को, जैसे हमारे पास अगर एक और दूसरा एटम है और उनके दरमियान में अगर कोई ऐसी ताकत है जो उनको जोड़ कर रखे हुए है, वो ही ताकत कहलाती है केमिकल बॉन्ड। तो बात यह है कि बॉन्ड्स जब तक नहीं होंगे एटम्स आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो सवाल अभी वहीं खड़ा है कि ये बॉन्ड बना क्यों है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के पास। पीरियोडिक टेबल को अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो उसका बेसिक स्केलेटन आपको ऐसा नजर आएगा। इस बेसिक स्केलेटन में जो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है? हीलियम। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है वो हीलियम के लिए समझनी है। हीलियम एक बहुत ही ख़ास एलिमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये नोबल गैसेस या उस ग्रुप में शामिल है जिसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं उनको हमने ख़ास नाम दिए हैं। हम पूरा पीरियोडिक टेबल तो यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत हिस्सा आपको ज़रूर दिखा देते हैं कि जहाँ से आप बात को समझ सकें। जैसे देखें, ये हमारे पास 1A, या आप कह लीजिए पहला टॉप टू बॉटम एक कतार में जो है वो ग्रुप है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट राइट होता तो फिर हम उसे पीरियड बोलते। तो बहरहाल मैं ग्रुप का जिक्र कर रहा हूँ, ग्रुप A1 या 1A। इसी तरह से ग्रुप 2A, इसी तरह यहाँ पर 3A और 4A, 5A, 6A, 7A
और बिल आखिर यहाँ हमारे पास 8A होगा। ये जो 8A ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस का जो ग्रुप है ये थोड़ा सा कीमती है, जो हमारी इस डिस्कशन का मेजर रोल प्ले करेगा। वो किस तरह से, अगर हम देखें तो हीलियम का लास्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, या आप कह लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हीलियम का क्या है, 2 है। ये 1 और 2 ना सिर्फ इनके प्रोटॉन नंबर हैं बल्कि इन्हें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद भी है। तो बात यह है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद नीचे क्या आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो इसी तरह से अगर हम इनको नंबर भी देते चलें, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये मानते हैं कि हीलियम अगर 2 एटॉमिक नंबर रखता है तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसी तरह आप आगे भी चलते जाएंगे तो इसी तरह से नंबर देते जाएंगे। जब आप लिथियम के नीचे सोडियम लिखेंगे और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम एंड सो ऑन। बहरहाल बात यहाँ ये आती है जो समझने वाली है, वो इस तरह से कि जब आप नोबल गैसेस का जिक्र करते हैं तो नोबल गैसेस में एक बहुत ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो ख़त्म होती है 1s2 पर, या फिर ख़त्म होती है ns2np6। आपको बात समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पर हम हीलियम के एटॉमिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें हमेशा ऐसा ही मिलेगा 1s2। इसका मतलब ये है कि हीलियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब आप हीलियम के बाद नियॉन पर जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर अब 10 हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि नियॉन के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाद वाले शेल या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 और 2 मिलकर कितने हो गए, 10। तो ये आपके पास एटम है। इसी तरह से जब आप नियॉन के आगे जाएंगे ऑर्गन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह तक, तो वहां पर भी क्या होगा, इसी तरह उनका जो लास्ट शेल होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। मतलब ns2, मतलब कोई भी यहां पर नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा नियॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, यानी दूसरा आपके पास यहां पर क्या है, ये पीरियड। पहला पीरियड आपको जो दिख रहा है वो ये है, और इसलिए हम इन सब के सामने 1s1, 1s2 यानी 1 लिखते हैं। और पीरियड नंबर जब दूसरा हो जाता है तो हम फिर यहां पर 2s1, ये 2s2, और फिर मजीद आगे चलेंगे तो फिर इसी तरह से 2 चलता जाएगा और साथ p भी आ जाएगा, यानी 2s2p। जैसे कि यहाँ पर नियॉन के लिए लिखा गया 2s2p। अगर नीचे चले जाएंगे तो 3s3p, फिर उसी तरह जाएंगे नीचे तो 4s4p, लेकिन कन्फिग्रेशन ऐसे ही खत्म होगी। मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6, और टोटल मिलाकर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब तक हमने एक बात सीख ली, क्या कि नोबल गैसेस का जो आखिरी शेल है आप उसको ऑक्टेट बोल लें, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, उन नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। इससे क्या देखने को मिलता है, वो ये कि नोबल गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही खास हो जाती हैं। वो क्या, वो ऐसे कि ये रिएक्ट नहीं करते, मतलब बहुत ही कम रिएक्शन करने वाले बनते हैं। अब नो रिएक्शन, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन कभी भी नहीं करते, इनके कुछ ना कुछ कंपाउंड्स या स्टेबल कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे स्पेशली जीनॉन के, जैसे जीनॉन फ्लोराइड XeF2, XeF4, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XeOF2, जीनॉन ऑक्साइड XeO3। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, और वो भी किसी एक स्पेसिफिक नोबल गैस के लिए। तो अब हमने ये देखा कि नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती। ये बहुत ही अहम बात अपने दिमाग में रखिएगा। इसी तरीके से यही बात है कि अगर रिएक्शन करती भी हैं तो आपस में रिएक्शन नहीं करती। मतलब एक नोबल गैस, जैसे हम मान लें कि जीनॉन का आपने हीलियम से रिएक्शन करवाना है, तो आपको ये इंटर नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं मिलेंगे, आपस के कंपाउंड जो बनाते हैं वो नहीं मिलेंगे।
तो अब इससे क्या नतीजा निकला? ये निकला कि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बना रही। अब नोबल गैसेस अगर बॉन्ड नहीं बना रही और उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका मतलब ये है कि उनको स्टेबलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस हालत में हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनको एक नई हालत धारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आपको ये समझ में आया कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो, या जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल में जैसे हीलियम के लास्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम डुप्लेट भी बोलते हैं। तो या डुप्लेट कंप्लीट हो तो क्या होगा? ये डुप्लेट कंप्लीशन बहुत ही लिमिटेड एटम्स के लिए है। ये बहरहाल आगे के थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, पर ऑक्टेट का नाम आप जहन में लाजमी रखेंगे। तो बात यह है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो क्या होगा? स्टेबिलिटी होगी। देयर इज नो नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहीं से ही दूसरा सवाल आता है कि फिर बॉन्ड कैसे बनते हैं? यकीनन बॉन्ड वहां पर बनते होंगे जहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती होगी। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन की जा सकती है? तो इसका जवाब हमें यहां मिला है कि अगर कोई एटम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले तो क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी आखिरकार कैसे गेन की जाएगी। देखिए, गौर करें। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम कि अगर 2 जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन भी हासिल कर ले, यानी हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा एटॉमिक नंबर ये भी शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो ये करने पर वो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाला। और जब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी होगा तो उस पर चार्ज भी आ जाएगा, यानी हाइड्राइड। इसका मतलब यह है कि हाइड्राइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम से मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्राइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मसला यह है कि ये इलेक्ट्रॉन किससे लिया जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यकीनन ऐसे से लिया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं आपसे लिथियम की, अगर आप लिथियम की बात ना समझें तो एक बहुत ही अहम कंपाउंड जो आप कई दफा बनते हैं और वो है सोडियम, Na। सोडियम के लास्ट शेल में कुल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होती है। अब देखिए कि सोडियम क्या कर सकता है, क्या वो पहले ही स्टेबल है? तो हम देख रहे हैं कि वो नियॉन 10 की तरह स्टेबल नहीं है, क्योंकि 10 का मतलब है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। और यकीनन जब नियॉन से आगे जाएंगे तो अगली आने वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 पर पहुंच जाएगी, यानी 18 इलेक्ट्रॉन वाली। अब सोडियम 18 इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं हो सकता या 18 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास 11 हैं और उसको क्या करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे और कोई एटम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। लेकिन सोडियम अपने करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है, यानी वो 11 से 10 हो सकता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम का जिक्र करें तो सोडियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे और सोडियम के दूसरे शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और सोडियम के तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यही सोडियम क्या करे? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो निकाल देने के बाद क्या होगा? यहां पर सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन पर होते हैं और पॉजिटिव जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स पर होते हैं बराबर होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर यहाँ न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव का चार्ज बढ़ जाएगा और इस तरह टोटल ओवरऑल जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। बहरहाल हम आयन के सेक्शन में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आयन कैसे बनते हैं। बहरहाल अब आपको एक बात समझ में आ गई क्या? सोडियम ने अपने करीब तरीन नोबल गैस की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हासिल की है और हाइड्रोजन ने अपने करीब तरीन नोबल गैस की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हासिल की है। इसका मतलब है कि ये दोनों एटम्स आपस के अंदर बाहमी राब्ता रख सकते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसी तरह दोनों में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वही हाइड्रोजन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वही अगर एक सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है के साथ मिल जाए, मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरह एक नया कॉम्बिनेशन वजूद में आ गया जिसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। यानी सोडियम और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान अब एक बॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन लेने और देने से बनते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितने लिए और दिए जाएंगे इसका इन्हिसार उस एटम पर होगा जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं और उनके करीब तरीन
नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन की करीब 3 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन ने हासिल कर ली और सोडियम ने अपने करीब 3 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। इस तरह दोनों ही स्टेबल हो गए और साथ साथ एक नया कंपाउंड जिसका नाम सोडियम हाइड्राइड है भी वजूद में आ गया। इस तरह ये कंपाउंड अब एक स्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेबिलिटी तब गेन की जा सकती है जब पहले से मौजूद पीरियोडिक टेबल में इंतहाई स्टेबल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की जा सके। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका एक छोटा सा जवाब है। इसका जवाब यह है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो जवाब है टू गेट, हासिल करने के लिए क्या भाई, स्टेबिलिटी। एंड टू गेट दिस स्टेबिलिटी एटम मस्ट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी हैं जहां पर कंप्लीटली लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन नहीं किए जाते बल्कि शेयर कर लिया जाता है, लेकिन वहां भी किसी हद तक पोलैरिटी आ जाने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुए हैं, बट पार्शली। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह करता हूं। हमारे पास हाइड्रोजन है और ये मिलना चाहता है फ्लोरीन से। अब फ्लोरीन के लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी फ्लोरीन अगर देखा जाए तो यहाँ पर है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन ये चाहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, ताकि वो अपने करीब 3 नोबल गैस की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले। इसी तरह से हाइड्रोजन वो क्या चाहता है, वो तो चाहता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन अब मामला ये है, यानी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा क्या होगा कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड बनाएं। अब बॉन्ड बनाने के लिए एक और प्रोसेस है, यानी ना तो हम उसको कहेंगे कि ये complete loss of electron और ना ही complete gain of electron, but it is a kind of sharing of electron. For example, हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा और फ्लोरीन भी इसी तरीके से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और इसी तरह से फ्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर रखेगा। अगर आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस करना है तो आप इसको क्रॉस से भी शो कर सकते हैं। तो आप अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं शेयर हो जाने के बाद। देखें, शेयरिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो चीज़ को डबल कर देता है, हमेशा नहीं लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल में। जैसे मिसाल के तौर पर आप 2 स्टूडेंट्स हैं और अब आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बुक एक है तो आप एक बुक से वो पढ़ सकते हैं। इस तरह दोनों का काम हो जाएगा, मतलब दोनों एक बुक शेयर कर एक जितना नॉलेज ले सकते हैं। इसका मतलब है सिंगल बुक 2 के लिए काम आ सकती है। इस तरह यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी है और इधर भी है। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल यही हैसियत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ये आप इसको शेल में भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Hydrogen is less electronegative as compared to fluorine, but the fluorine is a most electronegative element in whole periodic table. It means that fluorine has an ability, जो electronegativity है ये एक ability है, तो fluorine has an ability to attract a shared pair of electron towards itself. तो इसका मतलब ये होगा कि fluorine कुछ हद तक इस जोड़े को अपनी तरफ कर लेगा, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा पार्शल पॉजिटिव। इस तरीके से भी हम बात वहीं पर लेकर आएंगे कि यह भी किसी हद तक कुछ हद तक लॉस और गेन हो सकता है। यानी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, दैट्स वाई कंप्लीट नहीं लॉस्ट किया, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, इट्स अ पार्शल चार्ज। इन द सेम वे फ्लोरीन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इसने कंप्लीट गेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन बट पार्शली, so the charge is also partial, a partial negative charge. In this way you can see that atoms make a combination, and when atoms make a combination new compounds are formed, and when the new compounds are formed the whole world is synthesized. जैसे हमारी दुनिया में हर जगह पर exceptions होती हैं, इस तरह यहाँ पर भी कुछ exceptions हैं। जैसे मिसाल के तौर पर चंद एक कंपाउंड्स में आपके लिए लिख देता हूं। इन कंपाउंड्स को गौर से देखिए, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसी तरह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SF6 BCl
BF3, AlCl3 वगैरह वगैरह, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो बिलतरतीब फ्लोरीन, सल्फर एंड बोरोन है, लेकिन इन सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद भी स्टेबल हैं, यानी ये कंपाउंड स्टेबल हैं इस कानून को ना मानकर भी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्टेट इज नॉट अ जनरली एक्सेप्टेड फॉर ऑलमोस्ट एटम्स, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं यानी एक्सेप्शंस में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं तो उनको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड्स ऑक्टेट यानी नोबल गैस की एटॉमिक कन्फिग्रेशन वाले मामले पर पूरे उतरते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल एक जनरल रूल होगा। मैंने कहा डुप्लेट रूल भी सही है, लेकिन डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन, जो हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लिथियम के पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो भी चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि लिथियम की करीब 3 नोबल गैस हीलियम है, ना कि नियॉन, क्योंकि नियॉन 10 नंबर पर है और ये 3 से 10 दूर है, लेकिन 3 से 2 करीब है, इसलिए लिथियम हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 खारिज कर देगा। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसमें से वो 2 खारिज कर वापस नियॉन जैसी एटॉमिक कन्फिग्रेशन हासिल करेगा। मतलब ये भी अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखकर स्टेबल है, ये भी 2 रख के स्टेबल है। इस तरह बोरोन आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि शेयर करना पसंद करता है, जबकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो उसके बाद जितने भी आगे चलेंगे एलिमेंट्स हैं उनके करीब 3 नोबल गैस नियॉन पड़ेगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन 10 करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। कोई आपका मसला परेशानी है जो आपको समझ नहीं आती, कमेंट बॉक्स में राइट करें और मुझसे पूछ लें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अब तक के लिए फिर खुदा हाफिज।